प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोगों के इस यूट्यूब चैनल पर मुख्य रूप से डीएलएड सत्र 2022-24 से जुड़े हुए प्रशिक्षुओं के लिए जो मुख्य प्रश्न आ रहे हैं उसी की सीरीज चल रही है। डीएलएड 22-24 के छात्र छात्रा प्रशिक्षु जो 2023 में प्रथम वर्ष की परीक्षा देंगे, उनके परीक्षा फॉर्म भरी जा चुकी हुई है। उन्हीं की परीक्षा से तैयारी लेकर के हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आए हैं, जिससे कि उनकी आने वाली जो परीक्षा है फर्स्ट ईयर की, उसमें जहाँ तक मदद हो सके उसमें हमारा योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा। इस F7 डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023 कि आज का पेपर हमारा है गणित का शिक्षा शास्त्र पार्ट 1 प्राथमिक स्तर, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जिसे हम प्राइमरी लेवल कहते हैं। इस टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले आपसे एज यूजुअल यह गुजारिश है कि आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके डीएलएड की तैयारी या रोजगार एवं शिक्षा जगत से जुड़ी जो कुछ भी सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाए, उसकी सूचना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। यदि आप पुराने हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, जिससे कि उसका भी रिस्पांस मिले कि आप हमारे इस प्रयास को कितना सराहते हैं, या जहां कमी हो उसे निश्चित रूप से आप दर्शाने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और गुजारिश है कि कृपया वीडियो को स्किप करते हुए ना निकलें। यदि जानकारी लेनी है तो इसे स्टेप बाय स्टेप चलने दें और आराम से इसे आखिरी तक देखें, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पेपर है वह F7, जिसे फर्स्ट ईयर F7 के नाम से भी जाना जाता है, मैथमेटिक्स का पेपर है। डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023, गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 प्राइमरी लेवल हम कहते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे के समय दिए जाते हैं तथा पूर्णांक 35 नंबर का होता है। समय होते हैं 2 घंटे और पूर्णांक होता है 35। और साथ ही साथ आपके महाविद्यालय में जो 15 नंबर के असाइनमेंट दिए जाते हैं, इन दोनों नंबर को मिला करके यह आपका 50 नंबर का पेपर होता है। तो थ्योरी के माध्यम से आपको 35 नंबर मिलते हैं तथा असाइनमेंट के माध्यम से आपको 15 अंक मिलते हैं। कुल मिलाकर के यह 50 अंक का पेपर होता है। इस पेपर में आपके कुल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पेपर जो आपका है F7, इसमें कुल 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और 7 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह 2 खंडों में होते हैं। एक को खंड ए और एक को खंड बी कहा जाता है। खंड ए जो होता है वह आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तथा खंड बी जो होते हैं वह लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। खंड ए के सभी प्रश्नों के उत्तर जो आप लिखेंगे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो आप लिखेंगे उसके लिए एक प्रश्न का उत्तर वह 5 अंक का होता है, अर्थात 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 अंक के। और लास्ट खंड बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, जो 10 नंबर का होता है। वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है खंड बी में, और खंड ए में आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं। 5 अंकों के एक प्रश्न होते हैं और उसके लिए 5 प्रश्न अर्थात 25 नंबर के यह खंड ए होते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो यह प्रयास है, प्रश्न जो दिया जा रहा है वह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, कारगर होगा और फायदेमंद होगा। प्रश्न यह कहता है कि बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं। बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। इसको और भी कुछ मिला करके पूछा जाता है, जो आप देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं। गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। गणित सीखने में गतिविधि के महत्व को समझाएं। गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। गणित सीखने में गतिविधि के महत्व को समझाएं। अथवा इससे जो रिलेटेड प्रश्न बनता है वह आपका प्रश्न होता है कि गणित सीखने में गतिविधियों के महत्व को समझाएं। गणित सीखने में गतिविधियों के महत्व को समझाएं। मापन से आप क्या समझते हैं। गणित
सीखने में गतिविधियों के महत्व को समझाएं एवं मापन से आप क्या समझते हैं इसे समझाना है। या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी घुमा करके पूछा जाता है कि गणित सीखने सिखाने में बच्चों के अनुभव को महत्व दिया जाना आवश्यक है, क्यों? उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करें। फिर से रिपीट करता हूँ, गणित सीखने सिखाने में बच्चों के अनुभव को महत्व दिया जाना आवश्यक है, क्यों? उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना है। या फिर दूसरे तरीके से और भी कहा जाता है, गणित एक कठिन विषय है। गणित एक कठिन विषय है, हाँ अथवा नहीं। हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे, अपने कथन के पक्ष में उत्तर दें। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गणित एक कठिन विषय है, यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे, अपने कथन के पक्ष में उत्तर आपको देना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 जो आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 2 कहती है, कथन है कि गणित हमारे चारों ओर है। गणित हमारे चारों ओर है, पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। अपनी कक्षा में भाग करने की समझ का विकास किस प्रकार से करेंगे, उदाहरण से स्पष्ट करें। यदि बच्चों को भाग सिखाना है तो भाग करने की समझ का विकास किस प्रकार करेंगे, उदाहरण से स्पष्ट करिए। अथवा हमारी संख्या प्रणाली में स्थानीय मान की अवधारणा किस रूप में मददगार है, इसे स्पष्ट करें। हमारी संख्या प्रणाली में स्थानीय मान की अवधारणा किस प्रकार से मददगार है, इसे स्पष्ट रूप से करें। हमारी संख्या प्रणाली में स्थानीय मान की अवधारणा किस रूप में मददगार है, स्पष्ट करें। और इसी का दूसरा भाग है, शून्य की अवधारणा विकसित करने हेतु किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। शून्य की अवधारणा विकसित करने हेतु किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। या फिर इसी शून्य के जगह किसी और तरीके से आपको प्रश्न किया जाता है और किया जा सकता है, वह है कि वर्ग कक्षा में आयतन की अवधारणा की स्पष्टता के लिए किसी गतिविधि का वर्णन करें। वर्ग कक्षा में आयतन की अवधारणा की स्पष्टता के लिए किसी गतिविधि का वर्णन करें। वर्ग कक्षा में आयतन की अवधारणा की स्पष्टता के लिए किसी गतिविधि का वर्णन करें। इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न नंबर 2 जो है वह कितने तरीके से घुमा करके पूछे जाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गणितीकरण से आप क्या समझते हैं। गणितीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। गणितीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। या फिर गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए एक प्रत्यय मैपिंग तैयार करें। गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए एक प्रत्यय मैपिंग तैयार करें। गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए एक प्रत्यय मैपिंग तैयार करें। अथवा दूसरे तरीके से इस प्रश्न को और भी घुमा करके पूछा जाता है, क्या आपको लगता है कि बच्चे कभी विद्यालय नहीं गए, उनमें भी गणित की बुनियादी समझ होती है, तार्किक उदाहरण से स्पष्ट करें। क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या आपको लगता है कि जो बच्चे कभी विद्यालय नहीं गए उनमें भी गणित की बुनियादी समझ होती है, अर्थात क्या स्कूल गए बिना भी बच्चे गणित सीख सकते हैं? तो हाँ, तार्किक उदाहरण से इसे स्पष्ट करना है। आपको उदाहरण के साथ बताना है कि कैसे बच्चे बिना विद्यालय गए भी गणित को समझ सकते हैं। अथवा दूसरे अर्थ में इस प्रश्न को और भी कहा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में आंकड़ा संग्रहण एवं इनके उपयोग की स्पष्ट करें। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में आंकड़ा संग्रहण एवं इसके उपयोग को स्पष्ट करें। अर्थात मध्याह्न भोजन जो होता है विद्यालय में, उसको किस तरीके से आंकड़ों के रूप में आप प्रस्तुत करेंगे, और यह भी बताना है कि वह जो आंकड़े हैं वह कितने उपयोगी होते हैं, बच्चों को आंकड़ों से कैसे समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है, इसी बात पर कही जा रही है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि गणित में मिथक को उदाहरण दे। मिथक अर्थात चली हुई जो इसमें कॉन्सेप्ट है उसकी बात हो रही है। गणित में मिथक को उदाहरण द्वारा समझाएं। बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आए, इसके लिए आप क्या करेंगे। बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आए, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर आपको बताना है। गणित सीखने में आप क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि वह विद्यार्थियों के अनुभव का उपयोग गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप कैसे करेंगे। गणित विद्यार्थियों के अनुभव का गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप कैसे करेंगे, इसका वर्णन करें। विद्यार्थियों के अनुभव का उपयोग गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप कैसे करेंगे, इसका वर्णन आपको करना है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008, जिसे हम बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क CFW बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें, अथवा प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन की अवधारणा आप कैसे विकसित करेंगे, इसका वर्णन करें। फिर से सुनिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन अर्थात जो टाइम कैलकुलेशन किया जाता है उसकी बात हो रही कि प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन की अवधारणा आप कैसे विकसित करेंगे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए 5 प्रश्न जो थे वह सभी खंड ए के प्रश्न थे। अब खंड बी के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। एक प्रश्न का उत्तर जो देना है वह 10 अंक के होंगे, अर्थात खंड ए में जो आपने उत्तर दिए वह 25 अंक के थे और यह जो खंड होगा यह 10 अंक का होगा और एक प्रश्न के उत्तर देने हैं, अर्थात 10 और 15 25 35 नंबर के यह आपका 7F का पेपर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 6ठा नंबर कि आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। बच्चे क्या करने वाले हैं? बच्चे कक्षा में अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। आप कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियों के द्वारा बच्चों को संख्या निर्माण सिखाएंगे? फिर से रिपीट करता हूँ, आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। आप कक्षा में कौन कौन से गतिविधियों को करेंगे? इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा जाता है कि 7 क्या है। 7 नंबर प्रश्न में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। कुल मिलाकर के यह जो 7 आपके प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी जा कर के 35 नंबर पूरा होता है। तो 7वां प्रश्न यह कहता है कि आपको टिप्पणी लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है कि शून्य की अवधारणा क्या है। ख में है कि माप के लिए मापक और अमापक इकाई क्या है। अंग है कि आंकड़ा प्रस्तुतिकरण क्या है। घ खेल खेल में गणित सीखना और अंग गणित में अनुमान का महत्व, और च कहता है दैनिक जीवन में गणित। फिर से रिपीट करता हूँ, शून्य की अवधारणा बताना है। ख में माप के लिए मापक एवं अमापक का इकाई। ग में है कि आंकड़ा प्रस्तुतिकरण। घ में है खेल खेल में गणित सीखना। अंग में है कि गणित में अनुमान का महत्व, और च है दैनिक जीवन में महत्व। ये सभी प्रश्न थे टिप्पणी पर आधारित। और कुल मिलाकर के आपके जो 7 प्रश्न हुए, इन 7 प्रश्नों को आपको जवाब देना है और 7 प्रश्नों के जो जवाब होंगे वह 35 नंबर आपको दिलाते हैं और 15 नंबर असाइनमेंट के होते हैं। कुल मिलाकर के यह जो आपका F7 का पेपर था, यह F7 का पेपर 35 नंबर का होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है यह आपको समझ में आई होगी और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगले एपिसोड में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट्स जरूर करेंगे, जिससे कि आगे आने वाली जो भी नई महत्वपूर्ण सूचना होगी, टॉपिक होंगे आपके लिए, वह उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ हम आप फिर से मिलेंगे दूसरे एपिसोड में दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।